हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो है आपका सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब खुशी के साथ चीज़ों को स्वीकार किया है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। देखो, इसके जो रचयिता है या जो कवि है वो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अब देखो, प्रसंग बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग व्याख्या करते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें काम में आती है, इसीलिए हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखो, प्रस्तुत काव्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक आरोह है वहाँ से लिया गया है। चैप्टर का क्या नाम है? सहर्ष स्वीकारा है और इसके कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। अब देखो, इस कविता के अंदर क्या बताया गया है वो देखो। कवि ने जीवन में दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार मतलब स्वीकृत करने की प्रेरणा दी है कि जीवन में कैसी भी सिचुएशन हो उसको खुशी के साथ स्वीकार करो। आई होप आप लोगों को प्रसंग समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ शब्दार्थ हम लोगों ने दे रखे हैं जो कि हम हर पीपीटी के आगे बनाते हैं, ताकि आपका चैप्टर के अंदर कोई भी अगर मीनिंग से रिलेटेड डाउट हो तो आप लोगों का क्लियर हो जाए। जैसे सहर्ष मतलब खुशी के, स्वीकारा मतलब मन से माना, गर्भीली मतलब स्वाभिमान, गंभीर मतलब गहरा अनुभव मतलब व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव मतलब भरे पूरे विचार। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्दार्थ हम लोगों ने यहाँ दे रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो देखो कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीली यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब देखो, कवि क्या कहना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको मतलब उसकी माँ या जो उसकी प्रिया है उसको अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी दे रखा है, गर्बीली गरीबी, गर्बीली का मतलब स्वाभिमान युक्त गरीबी। जीवन के गंभीर अनुभव, ये गंभीर अनुभव सब यहाँ। ठीक है। विचारों का वैभव दे रखा है, यह विचार वैभव सब। व्यक्तित्व की दृढ़ता, तो दृढ़ता यह है। मन में बहती भावनाओं की नदी, ठीक है, तो दे रखा है भीतर की सरिता। ये सब मौलिक है तथा नए हैं, यह अभिनव सब मौलिक है। ठीक है। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, सब उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। मतलब इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, कवि उसका श्रेय किसको देता है? या तो माँ को देता है या प्रिया को देता है और उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ दिख रहा होगा आपको विशेष। विशेष मतलब काव्यांश के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो कि कवि अपनी हर उपलब्धि को श्रेय उसकी माँ या उसकी प्रिया को देता है। संबोधन शैली है, विचार वैभव हो गया, भीतर की सरिता हो गया, इसके अंदर रूपक अलंकार है, तथा पल पल के अंदर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव आदि के अंदर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। फिर देखो, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है। गर्बीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको विशेष समझ में आ गया होगा। और विशेष का यूज़ कहाँ होता है? जब हम लोग व्याख्या करते हैं तब। ये भी आप लोगों को मैंने बता रखा है। फिर देखो, कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कवि जीवन की हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार क्यों करता है? क्योंकि यह सब कुछ उसकी माँ या प्रेयसी को अच्छा लगता है, क्योंकि उसे कवि की हर उपलब्धि पसंद है।
फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण का औचित्य और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखो, गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण है गर्बीली। इसका औचित्य यह है कि कवि इस दशा में भी अपना स्वाभिमान बनाए हुए हैं और वह गरीबी को बोझ न समझकर उस स्थिति में भी प्रसन्नता महसूस कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर देखो, कवि किन्हें नवीन और मौलिक मानता है तथा क्यों। देखो, कवि स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, वैचारिक चिंतन और व्यक्तित्व की दृढ़ता और अंतःकरण मतलब मन की भावनाओं को मौलिक मानता है। इसका कारण यह है कि ये सब उसके यथार्थ के प्रतिफल है और इन पर किसी का प्रभाव नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है कि उसके पास जो कुछ भी उपलब्धियां है वह उसे उस अभिष्ट महिला को प्रिय है, मतलब जो उसकी माँ है या जो उसकी प्रेमिका है। इन उपलब्धियों में वह अपनी प्रिय माँ या प्रिया का समर्थन महसूस करता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो ये चैप्टर पहली बार देख रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो जाके देख ले, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड पैराग्राफ क्या है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो, धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब देखो क्या कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह फिर चारों ओर से सिमटकर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा हो। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्काता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या क्या इसके अंदर विशेष है। कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है। ठीक है। दिल में क्या झरना है, प्रश्न अलंकार है। भरभर के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भरभर फिर आता है, विरोधाभास अलंकार है। मीठे पानी का सोता मतलब स्रोत रूपक अलंकार है। प्रिय के मुख की चांद के समान समानता के कारण उपमा अलंकार बताया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और ये जो काव्यांश है वो खड़ी बोली युक्त है। तो ये इसके अंदर विशेष थे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कवि अपने उस प्रिय संबंधी के साथ अपने संबंध कैसे बताता है। कवि का अपने उस प्रिय के साथ गहरा संबंध है। उसके स्नेह से वह बाहर व अंदर से पूर्णतः आच्छादित है। उसका स्नेह या प्रेम उसे भिगोता रहता है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कवि अपने दिल की तुलना किससे करता है तथा क्यों। कवि अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से करता है और वह इस झरने से जितना भी प्रेम बाहर उड़ेलता है उतना ही यह फिर भर जाता है। फिर देखो कवि प्रिय को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है। जैसे धरती पर सदा चांद मुस्कुराता रहता है, कवि के जीवन पर सदा उसके प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमगाता रहता है। फिर देखो कवि ने प्रिय की तुलना किससे की है और क्यों। देखो जिस प्रकार आकाश में हंसता चांद अपने प्रकाश से पूर्वक नहाता रहता है, उस प्रकार वह अपने प्रिय का मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य से नहलाता रहता है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर देखो सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुम ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिरोती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब देखो इसके अंदर कवि ने क्या कहने की कोशिश की है।
कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। भाई देखा है हम लोगों ने कि दक्षिण ध्रुवीय अंधकार या अमावस्या, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। देखो, कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा। भीतर यह डर लगने लगता है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ या प्रिय प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो ये था आपका पैराग्राफ। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष है। कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। संबोधन शैली है, खड़ी बोली के अंदर अभिव्यक्त किया गया है। कविता को तत्सम शब्दों की बहुलता है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक है। ममता के बादल दक्षिण ध्रुव है। अंधकार अमावस्या, इसके अंदर रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती के अंदर अनुप्रास अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और जब व्याख्या करते हैं तब हम लोग विशेष का यूज़ करते हैं। अब देखो कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं। कवि क्या दंड चाहता है और क्यों? कवि अपनी प्रियतमा सबसे प्यारी स्त्री को भूलने का दंड चाहता है क्योंकि उसके अत्यधिक स्नेह के कारण उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है। उसका अपराध बोध से दबा मन यह प्रेम सहन नहीं कर पा रहा है। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता है। फिर देखो सेकेंड क्वेश्चन, कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? कवि चाहता है कि उसके जीवन में अमावस्या और दक्षिणी ध्रुव के समान गहरा अंधकार छा जाए। वस्तुतः वह अपने प्रिय को भूलना चाहता है तथा उसके विस्मरण को शरीर, मुख और हृदय में बसाकर उसमें डूब जाना चाहता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कवि को क्या सहन नहीं होता है? कवि को प्रियतमा यानी उसकी जो प्रिय स्त्री है के स्नेह का उजाला अत्यंत रमणीय है। कवि का व्यक्तित्व चारों ओर से उसके स्नेह से घिर गया है। इस अद्भुत, निश्चल और उज्जवल प्रेम के प्रकाश को उसका मन सहन नहीं कर पा रहा है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कवि की आत्मा कैसे हो गई है और तथा क्यों? कवि की आत्मा अत्यंत कमज़ोर हो गई है क्योंकि वह अपनी प्यारी स्त्री के अत्यधिक स्नेह के कारण पराश्रित हो गया है, उस पर आश्रित हो गया है। यह स्नेह उसके मन को अंदर ही अंदर पीड़ित कर रहा है और दुख से छटपटाता किसी अनहोनी की कल्पना मात्र से ही उसका मन कांप उठता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये सारा जो तरीका है, ये माध्यम आपको पसंद आ रहा होगा। अब देखो हमारा जो लास्ट काव्यांश है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब देखो कवि क्या कहना चाहता है कि मैं अपनी प्रियतमा सबसे प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। बोला है कि पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, ठीक है, ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए जो उसके न होने से बना हो। ऐसी जगह पर भी उसे अपनी सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है वह सब उसके कारण है।
इसकी सतह स्थिति या भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण है। कवि का हर्ष विषाद उन्नति अवनति सदा उससे ही संबंधित है। इन्हें हर सुख दुख सफलता असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सब को अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई है। अगर मैं आपको एक सीधी सी लाइन में कहूँ तो यहाँ सब कुछ उसकी प्रियतमा को अच्छा लगता है, वह उससे दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो वो अपना एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष है। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दंड दो में अनुप्रास अलंकार है। लापता की सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद है। फिर देखो क्वेश्चन देख लो, कवि दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है? तो कवि अपनी प्रियतमा के बिना अकेला रहना सीखना चाहता है, गुमनामी के अंधेरे में खोना चाहता है। प्रिया के अत्यधिक स्नेह ने कवि को भीतर से कमजोर बना दिया है। कवि स्वयं को अपनी प्रियतमा का दोषी मानता है, अतः वह दंड पाना चाहता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि दंड स्वरूप कहाँ जाना चाहता है और क्यों? तो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था, वहाँ देखा था हम लोगों ने कि कवि दंड स्वरूप गहन अंधकार वाली गुफाओं, सुरंगों या धुएं के बादलों में छिप जाना चाहता है। इससे वह अपनी प्रियतमा से दूर रह पाएगा और अकेला रहना सीख सकेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रियतमा के बारे में कवि क्या अनुभव करता है? तो कवि क्या अनुभव करता है कि उसके जीवन की हर गतिविधि पर उसका प्रभाव है। उसके जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है उन सब पर उसकी प्रियतमा की अदृश्य छाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो कवि को जीवन की हर दशा सहर्ष क्यों स्वीकार है? कवि ने अपने जीवन के सुख दुख सफलताएं असफलताएं सभी कुछ खुशी खुशी अपनाया है क्योंकि ये उसकी प्रियतमा को अच्छे लगते हैं और उन्हें अस्वीकार करना कवि के लिए असंभव है। इसीलिए कवि सब कुछ सहर्ष मतलब खुशी के साथ स्वीकार करता है। तो आई होप ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर से आपको बोलता हूँ बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन उच्चारण के साथ साथ आप इनको सही कर सकते हो। और वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किताब की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किताब लेके अगर साथ पढ़ोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये माध्यम पसंद आया होगा, तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता। तो अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।